हमारे यहाँ इंडिया में और ख़ास करके मुस्लिम समाज में एक कहावत बहुत प्रचलित है और वो कहावत है उंगली कटवाकर शहीदों में नाम लिखवाना, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल इंडिया में भी दिया गया था। मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मोदी जी यानी मैं जेल काट कर आ चुका हूं। हालांकि बांग्लादेश की आज़ादी में मोदी जी का दूर से दूर तक कोई लेना देना था ही नहीं। खैर, एक ऐसा ही मामला यूएई में भी हुआ है। वैसे तो गाजा में हजारों लोग मारे गए, किसी अरब मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इजराइल के साथ बिजनेस करते रहे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। ये खबर यूनाइटेड अरब अमीरात की जानिब से आई है। यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे दुनिया अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल का करीबी मानती है, जिसने उनके साथ तिजारती और डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम किए, उसने पहली बार इतनी सख्त और तीखी चेतावनी दी है कि इजराइल के भीतर भी हलचल मच गई है। अब तक माना जाता था कि अमेरिका के साथ यूएई के रिश्तों की वजह से वो हर हाल में इजराइल का ही समर्थन करेगा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर खामोश रहेगा, मगर इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। दरअसल इब्राहिम अकॉर्ड में साफ तौर पर यह शर्त रखी गई थी कि इजराइल वेस्ट बैंक में किसी नए कब्जे या सेटलमेंट की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा, लेकिन हाल ही में जो नक्शा सामने आया है उसने साफ कर दिया है कि इजराइल वेस्ट बैंक के 80% हिस्से पर कब्जा करने का इरादा रखता है। इस नक्शे में पीले रंग में चिन्हित इलाकों पर दावा किया गया है और यही वो मसला है जिसने पूरे यूएई को भड़का दिया है। यूएई ने सीधे और साफ शब्दों में इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश की या नए सेटलमेंट बनाए तो दोनों देशों के बीच जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जो रिश्ते बने थे, वो टूट जाएंगे। यूएई की इस पोजीशन ने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अगर कोई और अरब मुल्क ऐसा करता है तो उतनी गंभीर बात नहीं मानी जाती है, लेकिन यूएई इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा है और उसका नाराज होना पूरे समझौते की बुनियाद हिला सकता है। इजराइल की तरफ से सफाई ये दी जा रही है कि समझौते में 4 साल तक कब्जा न करने की शर्त रखी गई थी और उसके बाद इस पर अमल किया जा सकता है, मगर यूएई का कहना है कि ये टाइम फ्रेम की बात नहीं है, बल्कि ये एक रेड लाइन है और किसी भी हाल में वेस्ट बैंक पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि इजराइल के अखबारों और वेबसाइट पर इस मसले पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग खुले तौर पर यह मान रहे हैं कि यूएई को नाराज करना इजराइल के लिए बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर यह रिश्ता टूटा तो बाकी अरब मुल्कों के साथ बने रिश्ते भी डगमगाने लगेंगे। इसी बीच वेस्ट बैंक की ताजा स्थिति को लेकर एक और गंभीर पहलू सामने आया है। अमेरिका के पूर्व गवर्नर माइक हकाबी हाल ही में वेस्ट बैंक के दौरे पर गए थे। उन्होंने लौटकर कहा कि जब लोगों को पूरी तरह से घेर दिया जाता है, उनका रेवेन्यू छीन लिया जाता है, उनकी सरकार को कमजोर कर दिया जाता है और उनकी जमीन पर कब्जा शुरू कर दिया जाता है, तो हताश लोग हताश कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी अगर वेस्ट बैंक में इजराइल ने यही रवैया जारी रखा तो वहां हालात गाजा से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वेस्ट बैंक में कई ईसाई गांव हैं जहां गिरजे और चर्च मौजूद हैं, वहां भी हालात बिगड़ रहे हैं। यूरोपीय मुल्क और वेटिकन तक इस पर चिंता जता चुके हैं। हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति हरगोज पोप से मिलने गए थे। पोप ने खुलकर गाजा व फिलिस्तीन में हो रही तबाही और नरसंहार को रोकने की बात कही थी। यानी मामला अब सिर्फ मुस्लिम देश का नहीं है, मामला अब सिर्फ अरब दुनिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ईसाई दुनिया के दबाव और नाराजगी की आवाज भी तेज हो रही है। यही वजह है कि आज इजराइल जिस मोड़ पर खड़ा है वहां उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि वेस्ट बैंक की नई बस्तियों के साथ आगे बढ़े या यूएई जैसे मुल्कों को नाराज करने का रिस्क उठाए। लेकिन इतना साफ है कि यूएई का यह बड़ा बयान तब इजराइल के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, बल्कि माइक हकाकी की भी यही बात है और यही बातें इजराइल के अखबारों में भी छप रही हैं। सवाल यह है कि इसके मायने क्या हैं? इसके मायने हैं कि अगर अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं है, जहां तक ट्रंप के करीबी मार्क रूबियो इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा हो जाए, वहीं दूसरी तरफ हकाबी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि पिछली बार जब ट्रंप सत्ता में थे तो नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का प्लान बनाया था, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने उसे ग्रीन लाइट नहीं दी थी और इसी वजह से वो प्लान रोक दिया गया था। अब तक ट्रंप की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, मगर इनके करीबी मार्क रूबियो की इजरायली नेताओं से हुई मुलाकात की चर्चा जरूर सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि उस मुलाकात में रूबियो ने साफ कह दिया है कि वेस्ट बैंक कब्जे से उन्हें कोई ऐतराज
नाराज नहीं है। यानी ट्रंप के करीबी हलकों में भी इस मामले पर मतभेद है। एक तरफ रूबियो की हामी, दूसरी तरफ हकाबी की चेतावनी। इसी बीच इजराइल के इस कदम की दुनिया भर में मुखालफत हो रही है। यूरोप के तमाम नेता वेस्ट बैंक में कब्जा करने की नीतियों के सख्त खिलाफ हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक लंबा ट्वीट करके कहा है कि अगर फिलिस्तीनी नेताओं को अमेरिका में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिलती तो भी फ्रांस अरब के साथ मिलकर 2 नेशन सॉल्यूशन के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद होगा फिलिस्तीन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा मिलना। सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि बेल्जियम, स्पेन और कई यूरोपीय मुल्क पहले ये साफ कर चुके हैं कि वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र मुल्क के तौर पर मान्यता देंगे। और ये सिलसिला यूएन की मीटिंग तक जाने वाला है जो इसी महीने अमेरिका में होने वाली है। उम्मीद है कि उस मीटिंग में कई यूरोपीय देश आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। गैर यूरोपीय देशों का बड़ा हिस्सा तो पहले ही ऐसा कर चुका है। हिंदुस्तान उन शुरुआती मुल्कों में रहा है जिसने फिलिस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया है और दिल्ली में फिलिस्तीन की एम्बेसी मौजूद है। वहां एम्बेसडर बैठते हैं और समय समय पर भारतीय सरकार से मिलकर अपना पक्ष रखते हैं। यही सिलसिला अब यूरोप में भी फैलने वाला है। अगर यूरोपीय देश फिलिस्तीन को आज़ाद मुल्क मान लेते हैं तो वहां फिलिस्तीन की एम्बेसी खुलेगी, उनके एम्बेसडर बैठेंगे और उन देशों के एम्बेसडर भी फिलिस्तीन भेजे जाएंगे। ऐसी सूरत में उन पर हमला करने की हिम्मत इजराइल की नहीं होगी। यही वजह है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि मान्यता देने से क्या होगा। सीधी बात यह है कि तुरंत कुछ बड़े बदलाव नजर नहीं आएंगे, लेकिन लंबे समय में यह बेहद अहम कदम साबित होगा। आज नहीं तो कल इंग्लैंड को भी दबाव में आकर यही करना पड़ेगा। और अगर हालात ऐसे बने कि अमेरिका भी मान्यता देने को मजबूर हो जाए तो उसके नतीजे का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यह एक ऐसा मोड़ होगा जो पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिलाकर रख देगा। उधर वेस्ट बैंक पर कब्जा करने को लेकर यूएई ने जिस तरह का कड़ा रुख अपनाया है वो अपने आप में बड़ी बात है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूएई इजराइल के सामने इस तरह की चेतावनी देगा और साफ कहेगा कि अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा किया गया तो ये एक रेड लाइन को पार करना होगा। इसी दौरान ट्रंप का एक बयान सामने आता है ट्रुथ सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कहते हैं कि हमास को ये संदेश पहुंचा दिया जाए कि अगर वो हमारे 20 होस्टेजेस रिहा कर देता है तो पूरी लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। पहली नजर में ये बयान उलझा हुआ लग सकता था, लेकिन जब अखबारों और रिपोर्ट्स को खंगाला गया तो सामने आया कि अमेरिका ने एक सीज फायर प्रपोजल तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत शर्त रखी गई है कि हमास सभी होस्टेजेस को रिहा करे और बदले में इजराइल अपनी आर्मी पीछे हटा ले, जिससे जंग को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। इसके जवाब में हमास ने साफ कह दिया है कि वो तो पहले से ही इसके लिए तैयार है। उनका कहना है कि इजराइल अपनी फौज पीछे हटा ले और जिन 4500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को कैद में रखा गया है उनमें से बच्चे, बूढ़े और डॉक्टर तक शामिल हैं, उन्हें छोड़ दे। इसके बदले में हमास 20 इजरायली हॉस्टेजेस रिहा कर देगा और लड़ाई समाप्त हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप इस दिशा में कितना दबाव बना पाते हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि ट्रंप इस जंग को रोकने के लिए गंभीर नहीं है और यह संभव है कि यह प्रपोजल इजराइल को भी मानना पड़े, क्योंकि चाहे इजराइल जितना भी जतन कर ले आखिर में अमेरिका के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। ट्रंप पहले ही एक और महत्वपूर्ण बयान दे चुके हैं कि कभी ऐसा वक्त था जब इजराइल की लॉबी अमेरिका में बेहद मजबूत थी, कांग्रेस उसके साथ खड़ी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों में से ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है जो इजराइल का अंत समर्थन नहीं कर रहे हैं बल्कि इस जेनोसाइड के खिलाफ खड़े रहे। दुनिया भर के जेनोसाइड एक्सपर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है कि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह से जेनोसाइड है। 500 से अधिक एक्सपर्ट्स में से 86% ने यही राय दी है। अमेरिका के अंदर हालात ये हैं कि 60% से ज्यादा लोग अब इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और हमास के पक्ष में राय दे रहे हैं। ये ट्रंप के लिए भी चौंकाने वाला आंकड़ा हो सकता है। यही वजह है कि दबाव बढ़ रहा है और सीज फायर की संभावना मजबूत हो रही है। अगर अमेरिका ने इजराइल पर यह दबाव डाल दिया तो जंगबंदी कभी भी हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक और मोर्चा भी गर्म है। यमन के हूती लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं, कई बिल्डिंग्स को गिरा चुके हैं, कई मिनिस्टर्स को मार चुके हैं और हाल ही में 3 नए हमले किए हैं, जिनमें से कम एक हमला समुद्री इलाके तक पहुंचा जहां से इजराइल का समुद्री व्यापार होता है।
वीडियो सामने आई जिनमें धुएं के गुबार उठते दिखे। इजराइल ने दावा किया है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह साफ है कि मिसाइलें मैरीटाइम क्षेत्रों में गिरी हैं और असल नुकसान कितना हुआ है ये या तो बाद में सामने आएगा या शायद कभी सामने नहीं आएगा। इन सब के बीच एक बार फिर आईडीएफ के चीफ यानी इजरायली आर्मी के प्रमुख का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर गाजा पर कब्जा कर भी लिया जाए तो इससे हमास पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही यह हमास की हार होगी। दरअसल इजराइल को इस समय 55,000 रिजर्विस्ट की भर्ती करनी है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। आर्मी खुद थकी हुई नजर आ रही है और इजराइल के सैनिकों में भारी तादाद ऐसी है जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। आर्मी का सार्वजनिक तौर पर कहना है कि वो लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन भीतर से तैनातियां कमजोर दिख रही हैं। आर्मी चीफ पहले भी कह चुके हैं कि बेहतर होता कि अगर शुरुआत में ही होस्टेजेस डील कर ली जाती, और अब उनका कहना है कि गाजा पर कब्जा होने के बाद हमास को हराना या कमजोर करना आसान नहीं होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि गाजा पर चाहे कितने भी बम गिरा लिए जाएं, इस बयान के मायने काफी बड़े हैं। शायद नेतन्याहू इसे ना समझे, लेकिन ट्रंप इसे समझ रहे हैं। इसी वजह से लगातार ये कह रहे हैं कि भले ही इजराइल युद्ध में आगे बढ़ जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी छवि को नुकसान पहुंचा है, अगर ट्रंप गंभीरता से दबाव डालते हैं तो जंगबंदी की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर ये सिर्फ बयानबाजी रह गई तो जंग जारी रहेगी और दोनों तरफ नुकसान होगा। इस बीच यूएई की भूमिका भी बेहद अहम हो गई है। अगर यूएई लगातार दबाव बनाए रखता है और वेस्ट बैंक पर कब्जे को रेड लाइन मानकर सख्ती दिखाता है तो यह अमेरिका पर असर डालेगा और संभव है कि इस पूरी प्लानिंग को कैंसिल करवा दे। लेकिन अगर यूएई केवल बयान तक ही सीमित रह गया और अंत में अमेरिका और इजराइल के साथ जाकर बैठ गया तो हालात अलग होंगे। यानी अब बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि यूएई अपने अरब होने का फर्ज निभाता है या नहीं। अभी हालात यही हैं और आने वाले दिनों में जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ेंगी सबकी नजर इसी पर रहेगी।